हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जिसके अंदर जीके जीएस का पोर्शन आपका कवर करवाया जा रहा है। सीरीज के साथ में आप जुड़े रहें। यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जहां पर आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन पूछा जाता है, तो वहां आप इस वीडियो से इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन का आपका एनालिसिस यहाँ पर करवा रही हूँ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए जो है वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं आपको 10 पॉइंट बताऊं, 9 पॉइंट बताऊं, जो भी बताऊं आपको, सभी आपको नोट करते हुए चलने हैं। आगे वाली वीडियो देखने से पहले पीछे वाली को जरूर रिवाइज करना है। दूसरी बात, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके माइंड में सेट नहीं होते या आपको याद नहीं होते, वो आपको नोटबुक साथ में रखनी है। उन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से होती चली जाएगी और इजीली आप अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स एग्जाम के अंदर ला सकते हैं। क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा, काफी बच्चे बिना रिवाइज किए हुए डीपली तक चले जाते हैं और फिर क्या है, एग्जाम के अंदर उनको कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हुए चलेंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा है उसके बाद में आप उनके जितने भी पॉइंट है, चाहे आप नोट्स कर लें या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। वहां से आप जो है वो चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं और वहां से उसके बाद ही पीडीएफ को रिवाइज करना। ठीक है, और जो आज की जो वीडियो देखो, इससे पहले वाली वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज करके आना। लास्ट में क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना है कि क्या आंसर आपका रहने वाला है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देखेंगे। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1192, 1191, यहाँ पर 1100 कर लेना, 1191, 1193 या फिर 1994। किस किस के मध्य लड़ी गई थी, पहले तो ये बात करेंगे, तब तक आप आंसर करो। जो तराइन की पहली लड़ाई है वो आपकी मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो है वो आपकी लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर ये आपको मैं डेट बता देती हूँ अब आपको। 1191 के अंदर तराइन की जो पहली लड़ाई है वो लड़ी गई थी, जिसमें गोरी की तो हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उसके बाद में आपकी दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, जिसमें गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान की उस टाइम पे हार हुई थी, क्योंकि जयचंद ने उनको युद्ध के अंदर धोखा दे दिया था। इसके बाद में आपका 1994 के अंदर आएगा, 1194 के अंदर आएगा आपका जयचंद का ये चंदावर का युद्ध, जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी के बीच में ये आपकी लड़ाई हुई थी, जिसमें गोरी की जीत हुई थी। जयचंद जो थे वो हार गए थे 1194 में। इसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? चंदावर का युद्ध। यहाँ पर बात करेंगे, जो जयचंद हैं वो कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे जयचंद, कन्नौज के। कौन से वंश से थे आपके? गहडवाल वंश के थे। जो जयचंद है उनकी, जो जयचंद की जो बेटी थी उसकी शादी किसके साथ में हुई थी? पृथ्वीराज तृतीय के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो 1191 से पहले मोहम्मद गोरी ने क्या किया था। तो सबसे यहाँ पर गोरी ने आक्रमण किया था, कहां पर? मुल्तान पर। इसके बाद में गोरी आया 1178 में, उसने आक्रमण किया, यहां पर जीत हो गई थी गोरी की। फिर 1178 में आगे बढ़कर ये आक्रमण करता है गुजरात पर। कौन सी जगह? पाटन, गुजरात। तो गुजरात की उस टाइम पर शासिका कौन थी? गुजरात की शासिका थी सोलंकी वंश की। नाम बताओ जल्दी से। सोलंकी वंश की शासिका थी गुजरात की नायिका देवी। और नायिका देवी ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। नायिका देवी ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और उत्तराधिकारी कौन था उस टाइम? पाटन गुजरात का उत्तराधिकारी जो था वो नायिका देवी का 4 साल का बेटा था, जो कि बहुत छोटा था। लेकिन नायिका देवी ने क्या किया? वार किया मोहम्मद गोरी के ऊपर पलटकर, और मोहम्मद गोरी को इस तरह से भगाया कि उसने उसके बाद में पूरी तैयारी के साथ 1191 में ही आक्रमण किया। उस टाइम पर बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी पर जो आक्रमण हुआ था उसके बाद में मोहम्मद गोरी जो है वो नपुंसक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। इल्तुतमिश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है इल्तुतमिश के संबंध में? फर्स्ट है, उन्होंने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के को प्रचलित किया था। बिल्कुल सही है ये आपका। ठीक है, उन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया था। बिल्कुल ठीक है ये भी आपका।
उन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये जो आपकी मस्जिद है इसका निर्माण ऐबक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का जो है वो निर्माण करवाया गया था। ये नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये चीज और पॉइंट देखो आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चालीसा क्या है? कुलीनता को चालीसा का रूप में जो स्थापित किया था, ये चालीसा क्या है? तो जो मोहम्मद ये इल्तुतमिश है, इन्होंने क्या किया था? तुर्क ए चहलगानी नाम से एक संगठन बनाया था। तुर्क ए चहलगानी नाम से एक संगठन बनाया था, जिसके अंदर आपके सिख थे। कितने सिख थे? 40 तुर्क सरदार थे इसके अंदर आपके। तुर्क ए चहलगानी के अंदर कितने तुर्क थे आपके? तो 40 लोगों का आपका संगठन बनाया गया था। इस संगठन को किसने समाप्त किया था? यहां से भी आपका बेटा क्वेश्चन आता है कि जो आपका तुर्क ए चहलगानी है, इसको समाप्त किसने किया था? किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने समाप्त किया था। किसने? बलबन ने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी आपके लिए। तो यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखो यहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा। दिन का झोपड़ा कितने दिनों में बना आपका? 60 घंटे में बना, यानी कि 2.5 दिनों में बना। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका किसके द्वारा बनवाया गया? आप कर देना मुझे कमेंट, ठीक है, कि 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहां पर है आपका और किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, एक पेज ले लेती हूं यहां पर आपके लिए। यहां पर हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए, जैसे इल्तुतमिश जो है उन्होंने दिल्ली पर अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली बना ली थी, तो दिल्ली के ऊपर ही हम कुछ पॉइंट देखेंगे। जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, उसके ऊपर कितने वंशों ने शासन किया था? सल्तनत 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से हैं 5 वंश आपके? देखो इस तरीके से याद रखना, GKTSL, GKTSL यानी GK तो सरल है, ठीक है। GKTSL यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। यहां पर मैं आगे लिख देती हूं, GK तो सरल है, इस चीज से याद रखना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश। ये मैं इसीलिए करवा रही हूं बेटा, क्योंकि यहां से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, तो दिल्ली सल्तनत जो है इसके ऊपर आपका वंश चला था लगभग 320 साल तक। कितने साल तक चला था? 320 साल तक। तो जो आपका गुलाम वंश था ये आपका 1206 से 1290 तक रहा। 1290 से आपका स्टार्ट होता है 1320 तक खिलजी वंश। 1320 से आपका शुरू होकर 1414 तक, 1414 तक आपका तुगलक वंश चलता है, जिसका शासन, जिसका जो स्थापना है वो जीएसटी के द्वारा की गई थी। जीएसटी की भी फुल फॉर्म बता दूंगी। और सबसे लंबा टाइम पीरियड जो है वो तुगलक वंश का था। नेक्स्ट आपका सैयद वंश, जो कि 1414 से आपका शुरू होता है और 1451 तक चलता है सैयद वंश। और नेक्स्ट है आपका 1451 से 1526। बेटा टाइम पीरियड मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबके याद कर लेना। गुलाम वंश जो है आपका 1206 से 1290 तक चला। इसके बाद आपका चलेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक चला। उसके बाद में आपका होगा तुगलक वंश, जो कि आपका 1320 से 1414 तक चला। नेक्स्ट आपका सैयद वंश। सैयद वंश जो है आपका 1414 से 1451 तक चला। और लास्ट में आपका आएगा 5वें नंबर पर लोधी वंश। लोधी वंश जो है 1451 से 1426 तक रहा। अब बात करते हैं इनके संस्थापक की, यानी कि इनकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है स्थापना की गई थी गुलाम वंश की, जिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इससे भी कुछ आपके 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, वो भी देखना। नेक्स्ट आपका खिलजी वंश, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिलजी वंश की। खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना, जीएसटी आप याद रख लेना, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट आपका सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना जो है वो आपकी खिज्र खां के द्वारा की गई थी, खिज्र खां। और लास्ट आपका आएगा लोधी वंश। लोधी वंश आपका बहलोल लोधी।
बहलोल लोदी। अब हम बात करेंगे, हमने स्थापना की भी बात कर ली कि कब से कब तक आपका टाइम पीरियड चला था, किन्होंने इसकी स्थापना की थी वो भी बात कर ली। दो क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे। सबसे लंबा टाइम पीरियड दिल्ली पर सबसे ज्यादा जो है लंबे टाइम तक शासन किसने किया था, तो तुगलक वंश ने किया था। सबसे कम शासक किसके द्वारा किया गया था, सबसे कम शासक खिलजी वंश के द्वारा। सबसे अधिक तुगलक वंश, सबसे कम आपका खिलजी वंश। तुगलक वंश ने कितने ईयर्स तक आपका शासन किया था, तो इन्होंने किया था आपका 94 ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक, 94 ईयर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऐबक है, वहां से भी आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनसे एक दो क्वेश्चन आप देख लेना। पहला ये बनता है कि इनकी मौत कैसे हुई थी। इन्होंने 1206 से शासन स्टार्ट किया था, 1210 यानी कि 4 साल तक शासन किया था इन्होंने, 4 साल तक। 1210 में इनकी मौत हो गई थी पोलो खेलते टाइम। क्वेश्चन आते हैं ये आपके एग्जाम में, पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक तो इनको देखो गुलाम वंश की स्थापना की है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम। दूसरा है लाख बख्श, यानी कि ये लाखों का दान करते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया लाख बख्श। एक इनका नाम है पील बख्श, हाथियों का दान करते थे, हाथियों के दान के कारण इनका नाम पड़ा पील बख्श। अगर बात की जाए कि इनकी राजधानी कौन सी थी, राजधानी लाहौर। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपने देखे हैं, इनको सभी को आप रिवाइज करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहां चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम यहां। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3, रजिया सुल्तान की पूर्ववर्ती थी, किसकी पूर्ववर्ती थी, यानी कि जो रजिया सुल्तान है उसने किन से पहले शासक किया था। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, किन से पहले शासन किया था। ऑप्शन पढ़ना, रुकन शाह, मसूद शाह या फिर बलबन। बलबन कौन है, जिसने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किया था। बलबन ने क्या किया था, तुर्क ए चहलगानी को समाप्त किया था। अब बात करें रजिया सुल्तान की, इन्होंने शासन किया था, पहली और अंतिम शासिका थी ये आपकी। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका कौन थी आपकी, रजिया सुल्तान। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका, कितने साल तक इन्होंने शासन किया था, 4 साल तक। टाइम पीरियड की बात करें तो अगर 1236 से 1240, 4 साल तक शासन किया था। इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी ये। ठीक है, तो इन्होंने जो शासन किया था बहराम शाह से पहले शासन किया था, बहराम शाह से पहले, क्योंकि 1240 से लेकर 42, 2 साल तक बहराम शाह ने शासक किया था। देखो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, 4 साल तक 1236 से 1240 तक उन्होंने शासन किया था। उसके बाद में 1240 से 1242 तक बहराम शाह के द्वारा शासन किया गया था। इनके टाइम में एक विद्रोह हुआ था, इनके खिलाफ एक विद्रोह हुआ था, वो किसने किया था, विद्रोह किया था अल्तुनिया ने। नाम याद रखना, अल्तुनिया। बोलते हैं कि बाद में इन्होंने अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया था। कहां के शासक थे, भटिंडा के, भटिंडा के शासन थे अल्तुनिया। ठीक है, वहां जाने के बाद जब रजिया सुल्तान जो भटिंडा जाती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर अल्तुनिया जो है वो रजिया सुल्तान को वहीं पर कैद कर लेते हैं। बाद में इन दोनों की आपस में बातें होती हैं। फिर यहाँ पर तुर्क चहलगानी को इस चीज का पता चलता है कि रजिया सुल्तान जो है अल्तुनिया से विवाह करने वाली हैं, तो रास्ते में वापस आते टाइम जो है रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को मरवा दिया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है आपका, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका, इंपोर्टेंट करके याद रखना कि प्रेमी कौन था, रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था। याकूत खान, याकूत खान रजिया सुल्तान का प्रेमी था। और इसका अन्य नाम क्या था ये आपको कमेंट करना है। अगर आपने देखो जीके जीएस आपने थोड़ी बहुत तो पहले भी पढ़ी होगी, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने कुछ पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो आप जो ये सेट आपके चले हुए हैं, क्लासेस चली हुई है, आप इनके साथ जुड़े रहे तो अच्छी खासी आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, यहाँ पर कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, कौन सी रेखा गुजरती है आपकी। तो देखो यहां पर अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा तो नहीं गुजरती। ठीक है, भूमध्य रेखा के अन्य नाम क्या क्या हैं वो आपको कमेंट करने हैं। चलो मैं ही यहां पर लिख देती हूँ, 0 डिग्री रेखा,
या फिर इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये क्या है? ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से, ठीक है। नेक्स्ट आपका मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ है आपकी? तो ये है आपकी 23 डिग्री साउथ में है, यानी कि ये आपकी मकर रेखा है। ये कौन सी हो गई आपकी? विषुवत रेखा। ये आपकी मकर रेखा, और ये साउथ में हो गई 23.5 डिग्री साउथ में। ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। साउथ में आपकी मकर रेखा हो गई, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा हो गई, और बीच से आपकी कौन सी है? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर कुछ चीजें और देख लो। पहली बात, हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका। देखो आपकी बार एक नया क्वेश्चन आया था एसएससी के एग्जाम में, देखने को मिला था। नॉर्मल बच्चे याद करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से। आपकी बार कौन सा क्वेश्चन आया था कि भारत के 8 कौन से बिंदुओं से होकर नहीं गुजरती, यानी कि 4 बिंदुओं का नाम दे दिया था, जिसमें से 3 नाम तो सही थे, एक नाम आपका अलग था। तो वो बिंदु में मैं आपको बताऊंगी, वो बिंदु आपको याद रखने हैं। अब की बार आप याद करके जाना। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सबसे पहले कर्क रेखा जो है वो कितने देशों से गुजरती है? कितने देशों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा? ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? दूसरा है आपका कितने महाद्वीपों से गुजरती है? कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कितने जल निकायों से होकर गुजरती है? कितने जल निकायों से होकर गुजरती है? यहाँ पर आपके 17 देश आएंगे। 17 देशों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से गुजरती हैं। और जल निकाय कितने हैं आपके? कितने जल निकाय से गुजरती है कर्क रेखा आपकी? 6 जल निकाय से गुजरती है। इन तीनों के आपको कमेंट बॉक्स में अगर हो सके पॉसिबल तो लिख देना, या फिर आप अपनी तरीके से तो खुद याद रख लेना, ठीक है। अगर ना भी लिखो तो आप अपने पास जरूर याद कर लेना इनको। कुछ क्वेश्चन और देखना बेटा, यहां से कुछ क्वेश्चन और देखो। पहली बात, कर्क रेखा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को, भारत के अंदर कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की बात की गई है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी काटती है आपकी? माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आपके 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं आपके? मित्र, पर, गमछा, झार। याद रखना ट्रिक को। मित्र, मी से आएगा आपका मिजोरम, तय से आएगा, त्रे पे आएगा आपका त्रिपुरा। मित्र, त्रिपुरा। तीसरा आपका हो गया पर पे आएगा आपका पश्चिम बंगाल। रे से आएगा आपका राजस्थान। फिफ्थ है आपका गमछा से आएगा गुजरात। नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूं बेटा यहां पे, क्योंकि कुछ चीजें फिर हैं आपकी वो लिखने में दिक्कत होगी, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। छठे नंबर पे आएगा आपका, 5वें नंबर पर क्या किया था आपने? छठे नंबर पर 5वें पे किया था ना गुजरात। 1 मिनट रुको। मित्र, पर, गमछा, गुजरात, झारखंड। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप अपनी ट्रिक लगा लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो यहां पर कुछ आपके पॉइंट्स हैं जिनसे आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था कि किन किन केंद्रों से होकर जो है आपकी गुजरती हैं। तो मिजोरम के अंदर कौन सा पॉइंट आएगा आपका? 1 मिनट। मिजोरम में आएगा आपका बेटा, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है तो इनको नोट कर लेना, चंपई। त्रिपुरा में आएगा आपका उदयपुर। त्रिपुरा में कौन सा आएगा आपका? उदयपुर। पश्चिम बंगाल होगा आपका, पश्चिम बंगाल कृष्णा नगर। पश्चिम बंगाल में कौन सा होगा आपका? कृष्णा नगर। राजस्थान की बात करें तो कलिंजर का किला।
ठीक है, कालिंजर। अगर गुजरात की बात करें, जलदन। झारखंड का आएगा लोहरदगा। झारखंड का कौन सा आएगा? लोहरदगा। मध्य प्रदेश का आएगा शाजापुर। और छत्तीसगढ़ का आपका आएगा सोनट। सोनट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके कर्क रेखा से जो आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सभी पॉइंट्स को आपको याद करते हुए चलना है। देखो फिर से देख लो एक बार आप, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से गुजरती हैं? तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन जाती है इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, या फिर 0 डिग्री रेखा, या फिर विषुवत रेखा बोल लो, या भूमध्य रेखा, यानी कि जो बीचों बीच से लाइन जाती है, ठीक है। अगर ऊपर से बात करें तो ऊपर से कौन सी जाती है? आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और नीचे की तरफ साउथ में मकर रेखा गुजरेगी आपकी, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में गुजरेगी। तो यहां से देख लो कि कितने देशों से कर्क रेखा आपकी गुजरती है? 17 देशों से। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीप से। जल निकायों की अगर बात करें तो 6 जल निकायों से ये आपकी गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी नदी काटती है आपकी? माही नदी। माही नदी 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। और आपका आ गया मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। मिजोरम का आएगा चंपई केंद्र है, त्रिपुरा उदयपुर, पश्चिम बंगाल कृष्णनगर, राजस्थान आपका कालिंजर है। नेक्स्ट आपका झारखंड लोहरदगा, मध्य प्रदेश शाजापुर, छत्तीसगढ़ आपका सोनहट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप दोस्तों जो अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाई हैं आपको पसंद आए हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर जो आपके फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उनके पास आप शेयर करें। और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखना। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर आपकी मकर रेखा। 180 डिग्री देशांतर के कारण, देखो भूमध्य रेखा तो आपकी 0 डिग्री पे होगी, ये भी नहीं होगी। ग्रीनविच रेखा भी आपकी नहीं होगी। मकर रेखा आपकी 23.5 डिग्री में है। तो यहां पर आपकी आएगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर बात की जाए भारत में जो आपकी मानक देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। मानक देशांतर रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको पता है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं आपके? 5 राज्य से की बात करें तो यूपी में, देखो आप इस तरीके से याद रखेंगे, यूपी में छत आंधी में उड़ गई, छत आंधी में उड़ गई, उड़ से उड़ीसा, इस तरीके से याद रखेंगे आप, ठीक है। 5 को यूपी में छत आंधी से उड़ गई, यानी कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। अगर बात की जाए जो मानक देशांतर रेखा है वो कितने डिग्री पर है? तो ये आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी ये आपकी रेखा है, पूर्वी मतलब ईस्ट, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम के अंदर आ चुका बेटा, इसीलिए लिखवाया है, ठीक है। स्थापना, फिर से क्वेश्चन को देख लो। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना गया है। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। भारत मानक देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो 5 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। देखो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पहले की बात की गई है, फर्स्ट की। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस चीज के लिए बनाया जाता है। सरकार के द्वारा पशुओं की सुरक्षा के लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपके बनाए जाते हैं। अगर बात करें सबसे पहला कौन सा है आपका, तो 1986 के अंदर, 1986 में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला है ये आपका, ठीक है। अगर टोटल की बात करें
टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपके? बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपके? 18 हैं, ठीक है। अगर यहां पर बात करें सबसे बड़ा कौन सा है आपका? कच्छ करण, गुजरात सबसे बड़ा है आपका, गुजरात। सबसे छोटा कौन सा है? अगर छोटे की बात की जाए यहां पर सबसे छोटा, तो छोटा है आपका डिब्रूगढ़। आपने सुना ही होगा नाम तो, डिब्रूगढ़ सेकोबा के नाम से भी जिसको जाना जाता है, और ये कहाँ पड़ता है आपका? असम में, डिब्रूगढ़ असम, ठीक है। अगर एक चीज और मैं यहां पर देखूं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता, और जिन जिन को पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। पहला समुद्री, देखो जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जिन्होंने ओनली नॉर्मल प्रिपरेशन कर रखी है वो इसका आंसर नहीं देंगे, ठीक है। वो तो मुझे भी पता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कौन सा है कमेंट करना, ठीक है। यहां पर एक चीज और बता देती हूं मैं आपको स्टार करके, मैन एंड बायोस्फीयर कितने शामिल है टोटल? तो 11 शामिल है। मैन एंड बायोस्फीयर कितने शामिल है टोटल? 12 शामिल है। तो किन किन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आंसर दे दिया अपना? पहला समुद्री बीएसआर कौन सा है आपका? मन्नार की खाड़ी वाला है आपका, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पड़ता है ये आपका? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया आपका क्लियर? देख लो यहाँ पे पहला, सबसे पहला कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। टोटल बीएसआर आपके 18 है। सबसे बड़ा कच्छ गुजरात का है, छोटा डिब्रूगढ़ असम। पहला समुद्री की अगर बात की जाए तो मन्नार तमिलनाडु। मैन एंड बायोस्फीयर की बात करें तो टोटल आपके 11 शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एक तरफ है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है आपके राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी कि 3 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपका एक सही है, तो कौन सा है वो आपको पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? कर्नाटक। गलत है आपका, कहाँ आएगा आपका? ये आपका केरल में आएगा, केरल। साइलेंट कहाँ के लोग रहते हैं? केरल के, क्योंकि वो पढ़ाई अधिक करते हैं। आपको पता है ना, सबसे अधिक पढ़ाई वाला शैक्षणिक राज्य कौन सा है? केरल है आपका। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपका मध्य प्रदेश आएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। एक मिनट रुको, बांधवगढ़ हो फिर या माधवगढ़ हो, जो भी हो आपका, माधव हो चाहे कहना हो, कृष्णा हो, ये सभी आपके कहाँ पे आएंगे? मध्य प्रदेश में। पन्ना हो चाहे, पन्ना भी आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। कहना राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल राइट है ये आपका, ठीक है। ये भी दोनों सही कर दिए आपके। नेक्स्ट कुछ राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर लिखती हूँ, आपको आंसर देने हैं सभी के। सबसे पहला है यहाँ पर अराकू घाटी, अराकू घाटी राष्ट्रीय उद्यान, आप आगे लगा लेना अपना। दूसरा है यहाँ पर सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली। तीसरा है यहाँ पर आपका नुब्रा, नुब्रा राष्ट्रीय उद्यान, नुब्रा कहाँ का है? चौथा आपका है कंबम, कंबम। कुछ और बता दूं? यहीं पे कुछ और बता दूं? चलो कुछ और कर लो, कुछ और करवा देती हूँ। यहाँ पे इनके भी आपको आंसर देना है, मैं लिखती हुई चल रही हूँ, आप आंसर बता देना, ठीक है। डेज डू मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखे बेटा, सबके आंसर देना आपको, ठीक है। नहीं पता तो अपने लिख लेना। पिन वैली कहाँ का है? स्पीति, बसपा, स्पीति बसपा। नेक्स्ट आपका सांगला, सांगला। बताओ अराकू घाटी कहाँ का है? सबसे पहले देखेंगे अराकू घाटी आंध्र प्रदेश का है। अराकू घाटी आपका आंध्र प्रदेश का। बेटा जहां भी मैं देखो एपी अगर लिख दूं शॉर्ट में, तो आप ये इस चीज से याद रख लेना, एपी आंध्र प्रदेश, एचपी आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली आपका कहाँ का है? बेंगलुरु। कहाँ का है आपका? बेंगलुरु का सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट आपका नुब्रा, नुब्रा आपका कहाँ का है? नुब्रा घाटी का लद्दाख। कहाँ का है आपका? नुब्रा लद्दाख का। नेक्स्ट आपका कंबम, कंबम आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु। टीएन से क्या हो गया आपका? तमिलनाडु। नेक्स्ट है यहाँ पर डेजडू, मोस्ट इंपोर्टेंट है डेजडू, डेजडू
नागालैंड, डेज टू कहाँ का है, नागालैंड का। पिन वैली, स्पीति, बसपा, सांगला, सभी एक ही जगह के हैं। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आप देखो कि कौन सी जगह के हैं। एक कोई भी एक याद हो उससे भी आप पकड़ सकते हो। सांगला, स्पीति, बसपा, पिन वैली, तो सभी कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की बात की गई है कि प्राइमरी सेक्टर आपका कौन सा है। प्राइमरी सेक्टर, उद्योग आएगा प्राइमरी सेक्टर में, पर्यटन आएगा, बैंकिंग आएगा, या फिर कृषि आएगा। तो देखो अगर बात की जाए तो आपके जो क्षेत्र हैं वो 3 भागों में आपके विभाजित किए हुए हैं। प्राइमरी क्षेत्र यहां पर लिख देती हूं, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है आपका टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपके तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके अंदर क्या क्या होगा आपका, कृषि होगी, ठीक है, पशुपालन होगा इसी में ही आपका, पशुपालन, वानिकी, वानिकी, फॉरेस्ट्री, ठीक है, आपका मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन। तो ये सभी जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, कृषि वाला जो है। सेकेंडरी की अगर बात की जाए तो जितने भी आपके उद्योग वगैरह हैं, जैसे जूते बनाने की कंपनी हो गई, कोई कारखाना हो गया, वो सभी आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जैसे चीनी उद्योग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका, ठीक है। गन्ने की खेती अगर बात की जाए गन्ने की, तो किस चीज का है गन्ना, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। टर्सरी सेक्टर की अगर बात करूं मैं, तो जैसे आपका बैंकिंग हो गया, पर्यटन हो गया, ये जो है वो आपके टर्सरी सेक्टर के अंदर आएंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है आपका। जैसे आपका बैंकिंग हो गया, जितनी भी सेवाएं हैं आपकी वो सभी आपकी टर्सरी में आएगी। यहाँ पर हो गया टीचिंग, टीचिंग, और आपका यहाँ पे हो गया हॉस्पिटल्स, ये भी आपके टर्सरी में आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके ट्रेड्स हो गए, जितने भी आपके ट्रेड्स हैं, ठीक है, होटल्स आपके हो गए, एजुकेशन, जैसे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या फिर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, वो सभी क्या है आपकी सेवाएं होती हैं जो कि आपकी टर्सरी सेक्टर में आती है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मुझे लगा कि सभी क्वेश्चन, ये जो सभी स्टूडेंट है उन्होंने ये क्वेश्चन का जो जवाब है वो इजीली दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है। उद्योगों की स्वामित्व, यानी कि ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, तो यही आपका राइट आंसर होगा, उद्योगों की स्वामित्व। फिर से देख लो, ओनरशिप और एंटरप्राइजेस, यहाँ पर यानी कि क्या बात हो गई हमारी, यहाँ पर ये बात है कच्चे माल का उपयोग आर्थिक गतिविधियों की प्राकृतिक प्रकृति या फिर रोजगार नीतियां, तो ये आपका आएगा उद्योगों की स्वामित्व। यानी कि यहाँ पर हिस्सेदारी की बात की गई है, ओनरशिप की बात की गई है कि ओनरशिप कितनी है आपकी। जैसे सरकार ने किसी भी चीज में अपना हिस्सा दे रखा है, सरकार ने कितना दे दिया 51% का, कंपनी ने दे दिया 49% का, तो वो किसके अंडर में आ जाएगी, वो चीज आपकी सरकार के अंडर में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ओनली ओनरशिप की बात की गई है कि किस चीज के अंदर कितनी ओनरशिप किस व्यक्ति की लगी हुई है, ठीक है, कौन से व्यक्ति की लगी हुई, चाहे वो आपकी कंपनी की हो या फिर वो आपकी किसी भी सरकार की हो, किसी भी कंपनी की हो। तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि इसको निजी क्षेत्र बोला जाएगा या फिर इसको सार्वजनिक क्षेत्र बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखना, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड और झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड और फिर झारखंड। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। इसमें बताना है कि गठन के अनुसार हमें देखना है कि कौन सा जो स्टेट है वो आपका पहले आएगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो गठन कब स्थापित हुए थे आपके 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को आपके 8 राज्य और 4 यूटीज बनाए गए थे, 4 यूटीज बनाए गए थे, जिनमें से आपका हरियाणा जो है ये आपका 1 नवंबर 1966 को आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर तेलंगाना की। तेलंगाना का गठन हुआ था आपका, देखो डेट लिखते हुए चलना, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा पहले पर आएगा कौन सा दूसरे पर। ये आएगा आपका तेलंगाना का जो गठन है वो 2 जनवरी 2014 को हुआ था, 2 जनवरी 2014 को। उसके बाद आपका उत्तराखंड का 2002 में हुआ था,
सॉरी 2000 में हुआ था आपको उत्तराखंड का। उत्तराखंड का कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। इसके बाद आपका आएगा झारखंड, तो झारखंड भी उत्तराखंड के साथ ही बना था आपका, ओनली डेट का फर्क है, ये आपका 15 नवंबर 2000 को बना था। तो अगर बात की जाए तो काल के अनुसार अगर हम लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर? ए के बाद आएगा आपका सी के बाद आएगा आपका डी, और डी के बाद आपका फिर से आएगा बी। ACDB आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ACDB। अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन और आता है बेटा आपके एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पर नोट करवा देती हूँ। आपके 3 स्टेट जो है वो एक ही डेट को बने थे, मणिपुर, मेघालय और नेक्स्ट आपका त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों जो है आपके एक ही डेट को बने थे। इनकी भी आपको डेट याद रखनी है, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना, 21 जनवरी 1972 को आपके मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा बने थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को आप देख सकते हो, जो हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को बना था। 8 स्टेट इसके साथ में कौन कौन से बने थे, वो 8 स्टेट आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तेलंगाना 2 जनवरी 2014 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड जो है वो आपका 15 नवंबर 2000 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है, फोक डांस। कल की क्लास में बताया था 2500 प्लस जो समथिंग 2500 समथिंग आपके फोक डांस है, ठीक है, जिनको आप और नॉर्मली सिर्फ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको देखते हुए चलना, क्योंकि हर एक फोक डांस को आप लोग याद नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो आपके शास्त्रीय नृत्य है यानी कि जो आपके क्लासिकल डांस है वो आपके 8 हैं, जो कि 7 स्टेट से बिलोंग करते हैं। उनको आप इजीली अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, बार बार में उनको रिवाइज करना, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, क्योंकि आज के टाइम में जो स्टेटिक जीके का पोर्शन है वो अच्छा खासा एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात की गई है, चोलिया, हुड़किया बोल, चरकुला, डमहल। तो कौन सा हो गया आपका यहाँ पर? डमहल जो है वो जम्मू कश्मीर का है। डमहल के अलावा कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी देख लो। डमहल देखो, पहले तो चोलिया, हुड़किया दोनों एक जगह से हैं। चोलिया, हुड़किया कहाँ से है? यूके यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड से है। चरकुला की अगर बात की जाए तो चरकुला आपके ब्रज क्षेत्र का है, कहाँ से? यूपी से है, ब्रज क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से चरकुला है आपका, ठीक है, यूपी ब्रज क्षेत्र से। चोलिया बोल दो या फिर छोलिया, छोलिया भी आपको मिल सकता है, छो, ठीक है, छोलिया। हुड़किया बोल जो है वो आपके यूके उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के और भी देख लो, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कुमायूं हो गया, कुमायूं, गढ़वाली, गढ़वाली, छोपती हो गया आपका, छोपती, घुघुटी हो गया, घुघुटी। एक और लिख लो इसके अलावा, जैसे आपका चाचिरी हो गया, चाचिरी, ठीक है। चोलिया, हुड़किया बोल, कुमायूं, गढ़वाली, छोपती, घुघुटी और आपका चाचिरी, ये जो है आपके यूके के हैं। इंपोर्टेंट है बेटा, इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेना। इसके अलावा हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर का एक तो आपका डमहल हो गया, और कौन कौन से हैं डमहल के अलावा? हिक्कत हो गया आपका, हिक्कत या फिर हिकात, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आपको वर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, माइनर डिफरेंस बिल्कुल मिलेगा आपको। हिकात हो गया आपका, आपका दूसरा हो गया कूद, कूद, भांड पाथेर, भांड पाथेर, एक भांड से और है वो भी बता देना कौन सा है, कमेंट कर देना उसके लिए। भांड पाथेर, रऊफ, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। एक आपका मंदजाल हो गया, मंदजाल जम्मू कश्मीर का, ठीक है, मंदजाल। एक आपका हो गया हफीजा, कौन सा हो गया? हफीजा। तो ये आपके कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा कुछ स्टेट के और बता दो बेटा, कुछ स्टेट के यहाँ पर और बता दो, एक दो और पूछ लेती हूँ यहीं पर आपसे। देखो आप बताओ, पंजाब का, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, एक और बता दो, सिक्किम, केरल का बता दो। चलो केरल की जगह कर्नाटक कर दो, कर्नाटक का बता दो, ठीक है, केरल की जगह कर्नाटक का बता दो। नेक्स्ट आपका एमपी का बता दो, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र के बता दो, महाराष्ट्र, मणिपुर,
मेघालय, ये बता दो सिर्फ, वरना तो ज्यादा लंबी आपकी वीडियो बन जाएगी। देखो ये बता दो। सबसे पहले बताओ पंजाब का, पंजाब के कौन कौन से हैं पंजाब के, जैसे गिद्धा, गिद्धा, ठीक है, गिद्धा। एक आपका लोहड़ी हो गया पंजाब का, जो मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक आपका जुल्ली हो गया, जुल्ली भी आपका पंजाब का है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ बेटा, तो सभी को आप माइंड में रखना। नेक्स्ट आपका राजस्थान का अगर बात करें तो घूमर, घूमर, कालबेलिया, कालबेलिया के बारे में कुछ बातें बताई थी, वो आज आप बता दो मुझे क्या क्या चीजें बताई थी, ठीक है। कालबेलिया, घूमर हो गया आपका, कालबेलिया हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, एक तो आपका यहाँ पे हो गया घूमर, कालबेलिया, और आपका एक आएगा आपका, एक मिनट, एक आपका आएगा पनिहारी। कौन सा आएगा? पनिहारी। ये जो है ये, इसको यूनेस्को में 2010 में लिस्टेड किया गया था, ठीक है। राजस्थान की सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये जो आपका डांस है कालबेलिया, ये लोक नृत्य जो है ये आपका किया जाता है। अगर बात करें हम लोग सिक्किम की, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के कौन कौन से हैं? सिक्किम के हैं आपके मारुनी, मारुनी। नेक्स्ट आपका ताशी शब्दों, ताशी याद रखना, ताशी। और नेक्स्ट आपका सिंघी छम, सिंघी छम। देखो हर एक वीडियो के अंदर बेटा जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन जैसे लोग डांस आपके करवाते हुए चलूंगी, इनको आप याद कर लेना, आगे जो बताऊं उनको बाद में याद कर लेना। तो इस हिसाब से आपके, जैसे मैं एक के अंदर मैंने 3-4 करवा दिए, दूसरी वीडियो के अंदर मैंने फिर 3-4 करवा दिए, तो आपके 8-10 आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपको याद हो जाएंगे, एक साथ कभी नहीं होंगे, ठीक है। अगर बात करें कर्नाटक की, कल भी बताए थे आपको, कल भी बताए थे आपको, सुग्गी, पढ़यनी, पढ़यनी, भूताराधना, 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 ठीक है। नेक्स्ट आपका एमपी, मध्य प्रदेश के बता दो, जवारा हो गया, मध्य प्रदेश का जवारा। मटकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है जवारा मटकी, ठीक है। चटकोरा, चटकोरा। और एक और याद रखना आपका फूलपति। कौन सा हो गया? फूलपति। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मोस्ट इंपोर्टेंट है लावनी। कौन सा है? लावनी। और कौन कौन से हो गए आपके? तमाशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तमाशा। लेजिम, कोली, कोली, लेजिम, नकटा, ये कहाँ के हो गए आपके? महाराष्ट्र के। लावनी, तमाशा, कोली, लेजिम, नटका, सॉरी नकटा। नेक्स्ट है आपके मणिपुर के, मणिपुर के कौन कौन से आएंगे आपके? थांगटा, लाई हरोबा, लाई हरोबा, मोस्ट इंपोर्टेंट है लाई हरोबा। थांगटा भी इंपोर्टेंट है, लाई हरोबा, जागोई, ये आपके हो गए मणिपुर के। थांगटा, लाई हरोबा, जागोई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेघालय की, मेघालय के कौन कौन से हैं आपके? मेघालय की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है नोंगक्रेम, 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 ठीक है। बात कर रहे हैं हम लोग मेघालय की, नोंगक्रेम। हैंड ड्रम अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर एक है आपका वांगला, वांगला भी देखने को मिल सकता है या फिर हैंड ड्रम भी देखने को मिल सकता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये भी एग्जाम के अंदर काफी बार आ चुका। हैंड ड्रम जो है आपका वो कौन से राज्य का फोक डांस है, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लाहो, कौन सा है आपका? लाहो। पंजाब का गिद्धा जूली हो गया, राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, पनिहारी, सिक्किम का मारूनी, ताशी, सिंघी छम, कर्नाटक सुगी, पड़ियानी, भूताराधना, मध्य प्रदेश का आपका ज्वारा मटकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चटकोरा, फूलपति, महाराष्ट्र का है लावनी, तमाशा, कोली, लेजी, नकटा, मणिपुर का कौन कौन से है? थांगटा, लाई हरोबा, जागोई, ये आपका मेघालय का है नोंगक्रेम, वांगला, लाहो, नोंगक्रेम, वांगला, लाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखना बेटा, यहाँ पे छठ पूजा निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? सूर्य देव को। किस भगवान को समर्पित है आपकी? सूर्य देव को। सबको पता है जो छठ पूजा है वो कौन से स्टेट में आपकी होती है? बिहार राज्य में होती है आपकी। कितने दिन तक होती है? 4 दिनों तक होती है। कितने दिन तक होती है? 4 दिन होती है। पहले दिन आपकी बोली जाएगी नहाए खाए, नहाए खाए। दूसरे दिन आपकी बोली जाएगी खरना खाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये नाम याद रखना क्योंकि पूछा जाता है कि छठ पूजा का चौथा दिन क्या कहलाता है, दूसरा दिन क्या कहलाता है, इस तरीके से, ठीक है। तीसरी आपकी हो गई संध्या, संध्या अर्घ्य, जिसके अंदर सुबह शाम जो है पूजा की जाती है सूर्य देवता की। नेक्स्ट आपका उषा अर्घ्य, उषा
अर्घ्य। कुछ पॉइंट्स और देखना यहाँ पर, जो छठ पूजा है, जो ये छठ देवी जो है आपकी, इसका छठा रूप है छठ देवी का, यहाँ पर लिख देती हूँ। छठ देवी का छठा रूप कौन है? माँ पार्वती। माँ पार्वती का जो छठा रूप है वो आपकी छठ पूजा है, माँ पार्वती का छठा रूप। ठीक है, कब मनाई जाती है ये आपकी छठ पूजा? कार्तिक महीने। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका, इसीलिए बता रही हूं, तो याद कर लेना। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष, कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। छह को क्या बोलते हैं? छठ है ना, तो षष्ठी आएगा आपका। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको षष्ठी। षष्ठी को आपकी ये मनाई जाती है। अगर बात की जाए कि जो एक आपका करंट का क्वेश्चन है, फिलहाल करंट का क्वेश्चन है बेटा ये, तो ये मत सोचना कि आपका करंट अफेयर में, देखो ये यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि जो छठ है उनके गीतों की एक गायिका थी, उनका फिलहाल निधन हो गया। छठ गीतों की गायिका, छठ गीतों की गायिका जिनका फिलहाल निधन हो गया, कौन है? शारदा सिन्हा। फिलहाल इनका निधन हो गया है। इनकी दो चीजें आपको याद रखनी है। पद्म, यहां पर लिख देती हूं मैं, निधन हो गया। इनसे क्या चीज बनती है आपकी? पद्मश्री इनको मिला था 1991 में, और पद्म विभूषण इनको मिला था 2018 में। दोनों डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। करंट अफेयर की जगह ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बिहार की बात की जाए तो एक दो और याद रखना आप। बिहुला, अगर बिहू की बात करें तो असम का है, बिहुला बिहार का। जीतिया हो गया, जीतिया। एक आपका कल करवाया था विदेशिया। ठीक है, सरहुल बिहार में भी मनाया जाता है मोस्टली, तो ये आपका झारखंड का है। अगर आपको बिहार झारखंड दोनों देते तो आपको झारखंड पे टिक करना है, वरना आपको बिहार लगाना है। ये जो है आदिवासी नववर्ष, क्या है? आदिवासी नववर्ष, नववर्ष। ठीक है, बिहार के हैं ये आदिवासी नववर्ष। नेक्स्ट है आपका, यहां पर एक और देख लो, यहीं पर लिख देती हूं, साझा चकेवा। साझा ये क्या है? बिहार का ही है ये आपका पक्षी प्रवास। ठीक है, उसके लिए ये आपका फोक डांस जो है ये आपका किया जाता है। तो ये कल एक आपका छठ पूजा का कल भी क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, तो इन दिनों को भी आपको याद रखना है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना खाए, तीसरा दिन आपका संध्या अर्घ, और चौथा दिन है उषा अर्घ। माँ पार्वती का सिक्स्थ रूप है आपकी छठी मैया जो है वो माँ सरस्वती का छठा रूप है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो है आपकी छठ पूजा मनाई जाती है, बिहार के अंदर मनाई जाती है, सूर्य देव जी को समर्पित है। अगर बात की जाए छठ गीतों की जो गायिका है शारदा सिन्हा, उनका निधन हो चुका है। पद्मश्री उनको 1991 से सम्मानित किया गया था, और पद्म विभूषण से बेटा यहाँ पर विभूषण गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर पद्म भूषण आएगा। पद्म भूषण जो है उनको वर्ष 2018 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14, एक फुटबॉल मैच की दो समान अवधि तक चलती है। एक फुटबॉल मैच है वो दो समान अवधियों तक चलता है। 40 मिनट, 50 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और फिर आपका है 20 मिनट। इनमें से एक क्वेश्चन ये है ना, ये आप 45 मिनट कर लो, 45 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक फुटबॉल मैच, दो अवधि आपकी फुटबॉल मैच में होती है, 45 मिनट होगी। ठीक है, फिर बीच में आपका एक 15 मिनट का ब्रेक होगा, ब्रेक, फिर आपकी 45 मिनट होगी। 45 मिनट खेलेंगे, फिर एक 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 45 मिनट खेलेंगे। अगर बात की जाए एक्स्ट्रा मिनट्स, इसमें कितने मिलते हैं? 30 मिनट्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप लेना चाहो तो 30 मिनट आपके एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखना। वजन की बात की जाए, फुटबॉल का वजन कितना होता है? लगभग तो 400 से 450 ग्राम आप याद रखना। वैसे आपका होगा 396 से 453 के मध्य। ठीक है, आप ग्राम में याद करना इसको, 396 से 453 ग्राम। वैसे आपको नॉर्मली याद करना है 400 से 450 ग्राम। ठीक है, 400 से 450 ग्राम। अगर बात की जाए फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? मैदान की अगर बात करें, लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी? लंबाई होगी आपकी 90 से 120 मीटर, चौड़ाई होती है आपकी 45 से 91 मीटर, और जो आपकी गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट, उसकी लंबाई आपकी कितनी होती है? 7.32 मीटर लेंथ आपकी होती है इसकी, 7.32 मीटर लेंथ। ठीक है, हाइट देख लो गोल पोस्ट की हाइट। गोल पोस्ट क्या होता है? वो जगह होती है जिसके अंदर फुटबॉलर जो है वो लात मार के फुटबॉल को गोल कराता है। ठीक है, अगर हाइट की बात की जाए,
हाइट आपकी 8 फीट की होती है। उसकी हाइट कितनी होती है? 8 फीट की आपकी हाइट होती है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, वो भी देख लेना। कुछ और पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी यहाँ पे देख लेना, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखना यहाँ पे कि जो फीफा की स्थापना है, सबसे बड़ी संस्था है फुटबॉल की फीफा। फीफा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? फीफा की स्थापना 1904 के अंदर की गई थी। हेडक्वार्टर बता देना कहाँ है। अगर बात करें यहाँ पर पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप आपका कब आयोजित हुआ था? वर्ल्ड कप 1930 के अंदर हुआ था आपका। कहां पर? उरुग्वे। जीता किसने था? जीता भी आपका उरुग्वे ने ही था। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां पर देखना, फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में कितनी बार गोल्ड जीता था? एक बार भी नहीं जीता है। लेकिन अगर बात करें एशियन की, अगर यहां पर बात की जाए एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड कब जीता था? एशियन गेम्स में गोल्ड कब जीता था? 2 बार जीत चुके, 1951 में, 1962 में 2 बार गोल्ड जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक के अंदर, ये भारत से रिलेटेड चीजें हैं बेटा जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक के इंडिया की बात की जाए, अगर इंडिया ओलंपिक के अंदर जो है वो आपका 4th स्थान पर रहा था, 4th प्लेस पर आपका इंडिया रहा था। कब? अगर बात की जाए डेट की, 1956 में। कब रहा था? 56 के अंदर। और ये आपका ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आपका मेलबर्न में आयोजित किया गया था, मेलबर्न में। ठीक है, फिर से देख लो, इंडिया ओलंपिक जो है वो आपका, इंडिया ने ओलंपिक के अंदर 4th स्थान आपका लिया था। इंडिया ने ओलंपिक के अंदर आपका 4th स्थान लिया था 1956 के अंदर। 1956 में मेलबर्न में ये जो है आपका आयोजित हुआ था। अगर बात की जाए फुटबॉल संघ आपका 1937 में आपकी स्थापना की गई थी फुटबॉल संघ की। ठीक है, इंडिया में जो आपका फुटबॉल संघ है उसकी स्थापना 1937 के अंदर की गई थी। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बनता है फीफा से ही, भारत फीफा में शामिल हुआ तो किस ईयर में हुआ था? शामिल हुआ, ये आपका हुआ था 1948 के अंदर। 1948 के अंदर जो है वो भारत फीफा के अंदर आपका शामिल हुआ था। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ करने के लिए, जिसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को मुझे लगता है कि पता होगा, तो कमेंट जरूर करना। ये जो आपकी फुटबॉल है, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर बतानी है कि कितने खिलाड़ी आपकी प्रत्येक टीम के अंदर होते हैं। कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15, देखना बेटा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 की बात की गई है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 15 की यहाँ पर बात की गई है कि कौन कौन से जो है वो आपके, ये आर्टिकल की जो लैंग्वेज है वो ठीक है। आर्टिकल 15 एक की बात की गई है, एक राज्य द्वारा धर्म जाति नस्ल लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का आधार देता है। बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी देखो, अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो तीनों आपके जो ऑप्शन है वो तीनों के तीनों ही ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन और बना लो आप, उपयुक्त तीनों। तो ये आपके तीनों सही हैं बेटा। यहाँ पर एक चीज और देख लेना, आर्टिकल 15(1), 15(3), 15(4) की बात की गई है। आर्टिकल 15(2) और देख लो, क्योंकि क्या पता आगे इससे क्वेश्चन आपका बन जाए। आर्टिकल 15(2) के अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं कि दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, या फिर कुआं, तालाब, स्नान घर, जितने भी चीज हैं इसके अंदर भी आपके 2 पॉइंट है, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट। इनके अंदर कोई भी लिंग, धर्म, नस्ल, जाति कहीं पर भी पैदा हुआ हो, चाहे गांव हो चाहे आपका शहर हो, उसके हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर बी की बात करें यहाँ पर कुआं, तालाब, स्नानाघर, सड़क, इन जगहों पर भी जो है वो भेदभाव भारत के अंदर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) आपसे ये कहता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो। आर्टिकल 15(1) जो है वो धर्म
जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता। आर्टिकल 15(2) के अंदर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए दुकान, होटल्स, रेस्टोरेंट, कुआं, तालाब, स्नानघर, सड़क, यहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3) हमें बताता है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो दिया जाएगा। आर्टिकल 15(4) हमें बताता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों के लिए भी उत्थान करने के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। बाकी जो एक दो चीजें दोस्तों मैंने आपसे पूछी हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं आशा करती हूँ कि आप उन चीजों का भी कमेंट करें। ये आपका कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, 3 प्रकार के आपके छऊ बताए थे। अर्धशास्त्रीय नृत्य आपका छऊ है, ठीक है, जिसको नोवा क्लासिकल डांस के रूप में जाना जाता है। 3 राज्य के अंदर ये आपका होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो मयूरभंज छऊ है, यानी कि छऊ का एक प्रकार है मयूरभंज छऊ, वो किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, झारखंड से, असम से, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स के अंदर इसका कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जिन भी दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। वीडियो कैसी लगी है इस चीज को कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।